हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल स्पोकन इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी नई दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, अंग्रेजी चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, दुनिया का कोई भी पढ़ा रहा हो, अंग्रेजी बोलने के लिए सबसे पहला काम है कि आप सिलेबस जानो। सिलेबस जब तक आप, हमने क्या कहा था कि जब तक आपके पास लक्ष्य नहीं है, गोल नहीं है, तब तक आप उस गोल पे पहुंचने के लिए प्रयास नहीं करते हो। स्पोकन में नहीं, अभी तक मैं क्या कर रहा था, लगातार वोकैबुलरी डाल रहा था कि आपके दिमाग में कुछ वोकैब चला जाए, कुछ फ्रेज दे रहा था ताकि आपके दिमाग में फ्रेज चला जाए। अब समय आ गया है कि अब आप स्पोकन में क्रांति फैलाऊं, और उसके लिए आज मैं आपको सिलेबस प्रोवाइड करवा रहा हूं, सिलेबस दे रहा हूं ताकि आप पहले ये जान लो कि स्पोकन का सिलेबस क्या होता है, चलना कैसे है, बोलना कैसे है, उस पर हमको आगे कैसे काम करना है। तो आपके साथ मिल करके हम लोग मिल के बात करेंगे। मैं आपको मान लूंगा कि आप हो बिल्कुल ही आपके इस वर्चुअल लाइफ में भी मैं चाहता हूं जान डाल देना। आप कहीं भी रहो, सिलेबस के साथ आप आगे बढ़ो। जब हम सिलेबस के साथ आगे बढ़ते हैं तो अंग्रेजी बोलना मेरा बिल्कुल आसान हो जाता है। एक लक्ष्य मिल जाता है कि भाई यही दुनिया है, यहीं तक में बोलना है, और यही इसका एरिया है, यही क्षेत्र है, और यहीं से काम हम लोग का शुरू हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं इसका सिलेबस क्या होगा, और सिलेबस देखते हुए पढ़ने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला काम आप जानिए, स्पोकन है, और स्पोकन में हमने लिया है बेसिक क्लास और एडवांस क्लास। तो बेसिक क्लास में आपको फर्स्ट, जैसे इफ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश एट फर्स्ट यू शुड नो व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट का यूज क्या होता है, एक एक करके शुरुआत करना बेहद जरूरी है। यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है, कैसे बोलेंगे किसी भी सेंटेंस में, आखिर सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड होता है। जब हम अंग्रेजी बोलने का प्रयास करते हैं तो उसमें सब्जेक्ट का क्या रोल है, ऑब्जेक्ट का क्या रोल है, ये जो अदर वर्ड है ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट का क्या रोल है। जब तक आप सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के रोल को नहीं जानेंगे तब तक अंग्रेजी आप बेहतर सीख नहीं पाएंगे, बेहतर अंग्रेजी बोल नहीं पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले दिमाग में नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि थोड़ा सा नॉलेज तो चाहिए ना भाई, कि सब्जेक्ट सिंगुलर तो वर्ब लगाएं सिंगुलर, सब्जेक्ट प्लूरल तो वर्ब लगाएं प्लूरल। अंग्रेजी बोलना आपको सिखाऊंगा, लेकिन एक बेसिक कॉन्सेप्ट धीरे धीरे आना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप राइट रॉन्ग, लिसनिंग पावर, स्पीकिंग पावर भी बढ़वाऊंगा, लेकिन जब तक आपको यही नहीं पता है कि सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, तब तक अंग्रेजी में वो जान नहीं आ पाएगा। मेरे दोस्त, मैं आपसे वादा करता हूं कि अंग्रेजी आपको बुलवाकर छोड़ूंगा, लेकिन जो मैं सिलेबस दे रहा हूं इसके अनुसार अगर आप चलोगे तो अंग्रेजी बहुत जल्द आपका बिल्कुल आपके मुट्ठी में होगा और बेहतर अंग्रेजी कर पाओगे। क्योंकि हम लोग जितने भी इंग्लिश पढ़ाने वाले लोग होते हैं, सब बस ये कर लो ये कर लो, ऐसा नहीं। मैं आपके साथ चलूंगा और साथ चल करके आपसे बुलवाऊंगा, तब जाके बेहतर काम हो पाएगा। अगला पॉइंट देखिए, यहां पे देखा कॉम्प्लीमेंट और वर्ब, यहां पे तीसरा टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट और चौथा है वर्ब। यानी कि आप सेंटेंस लिखते हो कि सब्जेक्ट है वर्ब है, या तो ऑब्जेक्ट लिखते हो या तो कॉम्प्लीमेंट लिखते हो। अब ये सब्जेक्ट क्या है ये जान लिया, ये वर्ब क्या है ये जानेंगे, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट ये सब जानेंगे, तब जाकर के मेरा सेंटेंस का निर्माण होगा। ध्यान रहे, इसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट नहीं। कॉम्प्लीमेंट यहां पे PLI कर देंगे तो कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। कॉम्प्लीमेंट का मतलब प्रशंसा होता है, ये कॉम्प्लीमेंट का मतलब पूरक, यानी किसी भी सेंटेंस को पूरा करने के लिए, किसी भी वाक्य को पूरा करने के लिए जो कॉम्प्लीमेंट होता है वह सेंटेंस का पूरक कहलाता है। और वर्ब की बात करें तो जो वर्ब है इसकी भी चर्चा करेंगे हम लोग। तो सब्जेक्ट है, वर्ब है, अदर वर्ड है, ये कॉम्प्लीमेंट है। जब आप पढ़ोगे तब ध्यान आएगा। ये अभी बेसिक में देख रहा आपने क्लाउज और फ्रेज, यानी कि सेंटेंस जानने के लिए आपको अंग्रेजी बोलने के लिए कुछ ना कुछ क्लाउज का ज्ञान होना चाहिए कि भाई ये नाउन है तो नाउन का क्लाउज है, या फिर क्लाउज है क्या चीज। कुछ फ्रेज का ज्ञान होना चाहिए कि भाई फ्रेज क्या होता है, जैसे फेड अप विथ है तो फ्रेज क्या होता है, तो इस तरह से आपको फ्रेज का ज्ञान होना चाहिए। जैसे अकॉर्डिंग टू बोलते हैं, इन एडिशन टू बोलते हैं, तो कुछ फ्रेज का भी ज्ञान होना चाहिए, तब जाकर के अंग्रेजी उसका यूज करते हैं तो बेहतर बोल पाते हैं, है ना। तो इस तरह से इडियम्स फ्रेज का भी ज्ञान होगा, तब हम बेहतर बोल पाएंगे। क्लाउज फ्रेज, तब अंग्रेजी हम बेहतर सीख पाएंगे, जान पाएंगे। ये सब आप फटाफट लिखते जाइए। इडियम्स और सेंटेंस, यहां तक हमने 8 टॉपिक तक हमने बेसिक पॉइंट लिया है, यानी इडियम्स है, फ्रेज है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, और तब जाकर सेंटेंस का निर्माण होता है। और सेंटेंस से इतना क्लास आपको बेसिक में करना पड़ेगा, एक एक करके शुरुआत करके एक परंपरा के आधार पर एक सिस्टमेटिक क्लास आप देख रहे होंगे। ये डीएसएल स्पोकन आज शाम को भी आप 7 बजे देख पा रहे हो। इस 7 बजे के बैच में आपने फील किया होगा कि हमने आपको अभी तक क्या दिया है, वोकैबुलरी दिया है, इडियम्स फ्रेज दिया है, यानी हम सिलेबस से बाहर नहीं जा रहे थे, हम सिलेबस के अंदर ही थे, और उसी के अनुसार आपको मैं ले चल रहा हूं बिना बताए। अब आपको बताया कि सिलेबस क्या है, चूंकि अब आपका सब्सक्राइबर 1 लाख
क्रॉस क्रॉस कर चुका है। इसके लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखते हैं, आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दे दिया एडवांस, कि भाई स्पोकन का एडवांस सिलेबस क्या हो सकता है। एडवांस में अभी तक आप जितना भी किताब पढ़ते हो, आप हमेशा किताब में क्या देखते हो, डॉक्टर के पास कैसे बात करें, इंजीनियर के पास कैसे बात करें, स्टेशन जाकर कैसे बात करें, रेलवे प्लेटफॉर्म पे कैसे बात करें। ऐसे अंग्रेजी नहीं सीखी जाती है। अंग्रेजी का एक अपना नेचर होता है, यानी आपको जानना पड़ेगा कि भाई स्पोकन का नेचर क्या है, यानी नेचर वाले सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं स्पोकन में, या आपका नेचर क्या है, आपका हैबिट क्या है, यानी व्हाट इज योर हैबिट, व्हाट्स योर नेचर। अब नेचर क्या होता है भाई, तो नेचर का मतलब होता है प्रकृति। प्रकृति का मतलब क्या है, जैसे सुबह 6 बजे जगते हो, ये आपका नेचर है और ये आपका हैबिट है। सूरज पूरा में उगता है, ये नेचर है, ये प्रकृति है। पूरा में उगता है यानी जहां सूरज निकल जाएगा उसी को पूरब कहते हैं। उगता था, उगता है, उगता रहेगा। परमानेंट एक्शन को हम नेचर कहते हैं, यानी कि वह प्रेजेंट टेंस की बात करता है। उगता था, उगता है, उगता रहेगा, इसे हम परमानेंट कहते हैं और इसलिए उसका नेचर क्या हो गया, ये परमानेंट एक्शन हो गया। और हैबिट क्या हुआ, आपका पर्सनल जो है हैबिट हुआ, पर्सनल जो काम करते हो, सुबह 6 बजे जगते हो, 6 बजे उठते हो, रात में 10 बजे सोते हो, ये आपका हैबिट हो गया। तो इस तरह के सेंटेंस अगर आपको बेसिक से सब पता होगा तो अंग्रेजी बोलना आपके लिए बेहद आसान हो जाएगा। हम इस सब पे चर्चा करेंगे कि हैबिट क्या होता है, नेचर, ये सब एक दिन में नहीं होना। इस नेचर पे ही कम से कम 5 से 7 क्लास लूंगा, हैबिट पे भी 5 से 7 क्लास लूंगा, तब जाकर के आपका स्पोकन धीरे धीरे स्ट्रांग होगा, तब आप बेहतर कर पाओगे। हम बात कर रहे हैं क्वालिटी का, बात कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट का। ये क्वालिटी और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, क्वालिटी, ऐसा कोई दुनिया में मानव नहीं है जिसके अंदर कोई क्वालिटी नहीं हो। हम लोग बोलते हैं ही सी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम। अब सी इज ब्यूटीफुल, ही इज हैंडसम, यू आर अ लेबोरियस बॉय, है ना, आई एम अ टीचर, ये सब क्या है, क्वालिटी है। यानी जो जिसके अंदर जो क्वालिटी होता है, वीडियो को ना बार बार देखना, दोबारा देखना। आज थोड़ा सा मूड में हूं, आज थोड़ा सा जल्दी मैं आपको सिलेबस देता हूं क्योंकि आज बहुत कुछ पढ़ाना है, आपको पूरा सिलेबस समझाना है और समझा के फिर एक एक करके उठाऊंगा और एक एक के अंदर आपके अंदर ज्वाला भड़काऊंगा, तब बेहतर हो जाएगा। क्वालिटी की बात करते हैं, आप कुछ भी करते हो आपके अंदर क्वालिटी होता है। आप सुंदर हो, स्मार्ट हो, मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, दुबला, जो भी हो, आपके अंदर क्वालिटी है। कॉम्प्लेशन की बात करते हैं, कॉम्प्लेशन का मतलब होता है फिनिश्ड एक्शन, जो एक्शन समाप्त हो गया उसे कॉम्प्लेशन कहते हैं। कंप्लीट एक्शन, आई हैव ईटन, यू हैड गॉन देयर, यू हैव गॉन देयर, ही हैज कम हियर, ही हैड कम हियर, ये सब फिनिश्ड है। यानी प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस, यानी टेंस की बात कर रहा हूं। यानी कॉम्प्लेशन में हम लोग 3 टेंस को पढ़ेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट, सिंपल पास्ट और पास्ट परफेक्ट। कॉम्प्लेशन स्पीकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो चुका है चुकी से नहीं, स्पोकन में क्या होगा उसके पॉइंट ऑफ व्यू सिखाऊंगा, तब जाके अंग्रेजी आपका स्ट्रांग होगा, बेहतर होगा। ये चुका चुकी से काम नहीं चलेगा। आगे देखिए, हाइपोथेटिकल और इम्फेटिक। हाइपोथेटिकल क्या है सर, हाइपोथेटिकल का मतलब होता है मेरे दोस्त कल्पना, परिकल्पना। यदि मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू, यदि मैं राजा होता मैं तुम्हारी मदद करता। इफ आई वर अ किंग आई वुड हेल्प यू, राजा होता तब मदद करता, यानी इफ आई वाज अ किंग नहीं, इफ आई वर अ किंग। आई के साथ भी वर, ही के साथ भी वर, यू के साथ भी वर। कल्पना करते हैं और कल्पना में ग्रामर काम नहीं करता। बोलो सपने में ग्रामर काम करता है क्या, नहीं ना, तो कल्पना में ग्रामर को फ्लॉप करता है, इसलिए हम WR वर का प्रयोग करते हैं। आप कहते हो अंग्रेजी बोलने में ग्रामर नहीं, ग्रामर चाहिए, फाउंडेशन चाहिए, जड़ चाहिए। इसलिए तो कहता हूं आपको बढ़िया से पढ़ना है, फाउंडेशन कोर्स एक बढ़िया से कर लो DSL का, स्ट्रांग हो जाएगा। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है वर, वर लगाते हैं, कल्पना करते हैं। यदि मैं तुम्हारी जगह होता, इफ आई वर यू, ऐसा नहीं कहता आई वुड नॉट से सो, हमने ऐसा नहीं कहता। यानी कि कहने का सेंस है कि हाइपोथेटिकल सेंटेंस भी पढ़ना है। अंग्रेजी क्या बोलते हो, जो दिन भर घटनाएं घटती है वही ना बोलते हो, जो आपके साथ सुबह शाम तक होता वही ना बोलते हो। इसके लिए अंग्रेजी का होना बेहद जरूरी है और हर तरह के सेंटेंस का होना बेहद जरूरी है। एक एक कर उठाऊंगा, दिमाग में डालूंगा, एक एक कॉन्सेप्ट को लूंगा, दिमाग में डालता रहूंगा, तब जाकर के आपका अंग्रेजी स्ट्रांग होगा और बेहतर होगा, सबसे बेहतर होगा। बशर्ते चलना आपको मेरे साथ है। हाइपोथेटिकल पर चर्चा कम से कम तो 10 क्लास पे हम लोग करेंगे। बड़े तरीके से आपसे बुलवाऊंगा, सामने सामने काम करवाऊंगा, कल्पना का काम कराऊंगा, सामने सामने फेस टू फेस बोलोगे, तब जाकर अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। बस हर चीज को आप लिख लीजिए, इसी सिस्टम पे चलेगा। एक कंप्लीट क्लास जो है लगभग हम लोग 90
क्लास लेंगे जबरदस्त तरीके से, और 90 क्लास में अंग्रेजी तूफानी हो जाएगा, कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं ही पढ़ाऊंगा, मैं ही सिखाऊंगा, और धीरे धीरे बस लगे रहो, अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। इंफेटिक की बात कर रहे हैं। इंफेटिक क्या कहता है भाई? इंफेटिक का मतलब जोरदार, इंफेटिक सेंटेंस। जैसे मैं कहा मैं खाता हूं, ये इंफेटिक नहीं है। मैं खाता तो हूं, यह इंफेटिक है। मैं खाता ही तो रहता हूं, यह इंफेटिक है। मैं खाता हूं, आई इट, मैं खाता तो हूं यार। नहीं, कोई दोस्त बोलता है यार जो है पढ़ता हूं, पता नहीं क्या होता है, तो पढ़ता तो हूं, यानी आई डू रीड, आई डू इट। जैसे मान लो आपका रिजल्ट हो गया, घर पहुंचे, पिताजी को पहले पता चल गया बेटा फेल हो गया है, जूता लेके खड़े हैं गेट पर। अब जैसे एंट्री मेरा दे जूता, पूछा कि क्यों पीट रहे हो? तो पिताजी बोलते पढ़ता लिखता नहीं है, दिन फेल होके आ गया है। आप कहते हैं पढ़ते तो हैं, फेल हो जाते हैं, अलग बात है। तो पढ़ते तो हैं यानी आई डू रीड, आई डू रीड। वह खाती तो है, सी डज इट। वह सोती तो है, सी डज स्लिप। यानी कि जहां पे हम इंफेटिक की बात करते हैं, उसे इंफेटिक का मतलब जोरदार, जिस वाक्य में प्रेशर होता है, जोरदार होता है, उसे इंफेटिक कहते हैं। आगे देखते हैं फटाफट। हमने कहा पोजेशन और मॉडल्स। पोजेशन, पोजेशन कहते हैं अधिकार को, जिसमें अधिकार हो, पोजेशन हो, जिस चीज को अधिकार, दिस इज माई पेन, दिस इज योर पेन, दिस इज हिज बोर्ड। तो पोजेशन वाले सेंटेंस जो होते हैं बेटा, उसके साथ हम लोग जैसे माई है, आवर है, योर है, हीज है, हर है, इस तरह के बहुत सारे वर्ड आपको, और अलग से इसके अलावा भी वर्ड्स हैं जो पोजीशन में आपको पढ़ाया जाएगा, बताया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पोजीशन, ये सब स्पोकन में काम आएगा। स्पोकन का ही सिलेबस है। मैं यहाँ पे नाउन प्रोनाउन का जिक्र नहीं कर रहा, जबकि उसका भी थोड़ा बहुत ज्ञान आपको चाहिए ही चाहिए। हम बात कर रहे हैं मॉडल्स का। मॉडल्स आप सबको पता होगा, विल, शैल, वुड, शुड, कैन, कुड, मे, माइट, मस्ट, आउट टू, ये सबका ज्ञान होना चाहिए। लोग इसको मोडाल्स पढ़ लेते हैं, लेकिन इसको मॉडल पढ़ लेते हैं, दोनों गलत है। मॉडल्स आ नहीं करना है, मोडाल्स नहीं करना, मॉडल्स, 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 ठीक है। तो मॉडल्स में पूरा का पूरा मॉडल्स पर चर्चा करना होगा हम लोगों को। विल का, शैल का, वुड का, शुड का, कैन का, कुड का, मे का, माइट का, ये सब का चर्चा करेंगे, तब जाकर के आपका मॉडल्स कंप्लीट होगा, और तब अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। जब आप मॉडल्स पर चर्चा करोगे, इसको पढ़ाऊंगा अलग से, तब जाके बेहतर काम होगा। इसके साथ साथ बात करें हम ऑब्जर्वेशन का। ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है यहां से आपका स्पीकिंग सुपर एडवांस हो जाएगा। कैसे सर? तो ऑब्जर्वेशन का मतलब होता है आप चीजों को देखते हो, ऑब्जर्व करते हो, और ऑब्जर्व करते हो उसी को आप बोलते हो। यानी कि यही से आपका टॉपिक शुरू हो जाता है। यानी किसी भी टॉपिक्स पर आप बोलने का प्रयास कर सकते हो। यहीं से डिबेट आपका स्टार्ट हो जाता है, यहीं से आपका ग्रुप डिस्कशन स्टार्ट हो जाता है। यानी कि ऑब्जर्वेशन जब करना शुरू कर दिए, बेसिक ज्ञान हो गया, फिर आपको जीडी करवाऊंगा। मैं तो स्पीकिंग कराऊंगा तो फर्स्ट स्टेज से ही बोलना शुरू हो जाएगा आपका। आज से क्लास शुरू किया, जब आप लॉकडाउन हट जाएगा ना, तो आपको मैं दिल्ली बुला लूंगा। अभी दिल्ली की समस्या थोड़ी सी है, लेकिन जो मजा सामने सामने पढ़ाने में है ना, वो ऑनलाइन में नहीं है। आपको दिल्ली तो मैं बुलाऊंगा ही बुलाऊंगा, लेकिन अभी नहीं आना। अभी थोड़ा सा मामला शांत हो जाए, फिर मैं आपको बुला लूंगा दिल्ली। अभी मामला यहीं पे सेट है, अभी यहीं पे पढ़ो। अभी हम लोग ऑनलाइन ही काम करेंगे, फिर ऑफलाइन तब काम करेंगे जब दिल्ली आ जाएंगे। तो ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे थे। किसी भी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, किसी चीज को पकड़ते हैं कि आखिर क्या मामला है। फिर यहां से जीडी है, ग्रुप डिस्कशन हो जाएगा, डिबेट पे हम लोग चल जाएंगे, अहस बहस करना शुरू अंग्रेजी में कर देंगे, तब जाकर अंग्रेजी आपका स्ट्रांग हो जाएगा। आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। धर्मेंद्र सर हैं तो कुछ भी संभव है। धर्मेंद्र सर पढ़ाते नहीं, सिखाते हैं। राइट, फिर से मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो में। आप सबों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सीखने का प्रयास करिए, धर्मेंद्र सर आपको सिखाने का प्रयास करेंगे। आप हमेशा बने रहिए, आप सबों का प्यार ऐसे ही मिलता रहे। धर्मेंद्र सर आपके लिए बने हैं और आपको सिखाने के लिए बने हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।